न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है राजस्थान के प्रभारी, बीजेपी में राजस्थान के इलेक्शन के प्रभारी और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के टाइम पे है। 25 को रिपीट करना है आपको। और बिल्कुल हम 25 के 25 जीत रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में हमें सत्ता में हम नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पिछले 4 महीने में वादा खिलाफी की है, उनके खिलाफ एक नया गुस्सा फूट गया है। और उससे भी ज्यादा मतदाता भिन्न चुनाव के लिए भिन्न तरीके से वोट देता है। कॉरपोरेशन में अलग देता है, विधानसभा में अलग देता है और लोकसभा में अलग देता है। आज लोगों के सामने 3 ही मुद्दे हैं। कौन अच्छा प्रधानमंत्री होगा? जो दावेदार है उसमें उनको सबसे पसंद मोदी जी है। दूसरा प्रश्न होता है देश को सुरक्षित कौन रखेगा? इसका एकमात्र उत्तर उनका है नरेंद्र मोदी। और तीसरा, देश को तरक्की के नई ऊंचाई पर कौन ले जाएगा, इसका भी उत्तर मोदी है। और इसलिए देश भर में 2014 से भी एक स्ट्रांग लहर है और इस बार हमें ज्यादा सीटें मिलेंगे। राजस्थान में 25 के 25 मिलेंगे। जी, मैं आपको भ्रष्टाचार पे सवाल करना चाह रही हूँ। जो ऑपोजिशन है और खास करके कांग्रेस जो है, वो मोदी जी पर ही डायरेक्ट लांछन लगा रही है। वो कह रही है बार बार, उनका स्लोगन आपने भी सुना होगा, चौकीदार चोर है। इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक जो है, चाहे वो रफेल का मुद्दा हो, चाहे ये सारे मुद्दों पर डायरेक्ट अटैक मोदी जी के ऊपर ही हो रहा है। ऐसा है, झूठ आरोप लगाने से कुछ भी साबित नहीं होता और जनता के मन में भी वो पड़ता नहीं, जचता नहीं। क्योंकि अरे इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन नहीं दिया है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। एक कांग्रेस कहेगी कि भ्रष्टाचार है, इसलिए भ्रष्टाचार थोड़ा ही होता है। उल्टा अभी राफेल का नाम आते ही लोग कहते हैं राफेल माने राहुल फेल। क्योंकि राफेल ये 2 गवर्नमेंट के बीच का सौदा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई घोटाले की बू उसमें नहीं दिखी, इसलिए कोई जांच नहीं की। अब एक प्रक्रिया के तहत कोई उसका पुनरावलोकन करने का गुहार लगाता है तो वो सुनवाई करते हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन सच्चाई अब ये राहुल गांधी क्या कहते हैं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 कागज है, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 3 कागज है, उसका भी हम विचार करके सुनवाई करेंगे, सुनवाई में इसका भी विचार करेंगे। तो ये जब कहा तो राहुल गांधी ने बाहर आकर कहा अमेठी में कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि प्रधानमंत्री ने पैसे खाए हैं, 30,000 करोड़ रुपए खाए हैं। अब कुछ भी बोले उसका कोई मतलब है, लोग हंसते हैं। प्रकाश जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पुनर्विचार के लिए कोई बात कही है तो कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा है, लेकिन अपना देश कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, एक न्याय की प्रक्रिया होती है। तो अभी जैसे हर विषय में कोई पुनर्विचार याचिका करता है, कोई रिव्यू पिटीशन करता है, कोई स्पेशल रिव्यू पिटीशन करता है, तो उसको सुनना सुप्रीम कोर्ट का काम है। हर एक एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने के पहले तो ये तो नई कोई जानकारी दे रहा है तो उसको विचार करते हैं ना। लेकिन प्रकाश जी, एक बात बताइए कि आपके इस इज्जत विकास या जो आपका जो ये स्वच्छ विकास है, उसके सामने न्याय आके खड़ा हो गया है कांग्रेस का। वो लोग सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम 72,000 रुपए गरीब के खाते में डालेंगे। उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई हाजिर जवाब नहीं है आपके पास। सुन के आने वाला नहीं है। वो हर महीने 72,000 रुपए का भी प्रॉमिस करे, उसका कोई मतलब नहीं होता। एक दूसरा, उससे बड़ा बात है कि उनका थीम है अब होगा न्याय। यानी आज तक कांग्रेस ने अन्याय किया वही कबूल कर रहे।
आज तक अन्याय हुआ और इसलिए अन्याय जिस पर हुआ वो 84 के दंगा में जो सिख जलाए गए उनकी फैमिलीज न्याय मांग रही है। कश्मीर के 8 लाख पंडित जो भगाए गए और उनको वापस नहीं कश्मीर में ला सकी कांग्रेस कभी, वो न्याय मांग रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल और इनको जो कांग्रेस ने जानबूझकर भुला दिया वो न्याय मांग रहे हैं। नरसिंह राव जिनकी डेड बॉडी को कांग्रेस के दफ्तर में लाने भी नहीं दिया वो भी न्याय मांग रहे हैं। तो न्याय कांग्रेस के पास मांगने वालों की बहुत लंबी कतार है और देश यही समझ रहा है कि अब तक कांग्रेस ने अन्याय किया। राजीव गांधी कहते थे मैं 100 रुपए भेजता हूं, 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए पहुंचते हैं। अब मोदी जी 100 भेजते हैं, 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं और ऐसे 4.5 लाख करोड़ आज जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अच्छा, एक बात बताइए, ऑन अ सीरियस नोट, आप आज की डेट में एचआरडी मिनिस्टर हैं और आपके पहले जो एचआरडी मिनिस्टर थी उनके ऊपर, स्मृति ईरानी के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सरकार में होते हुए अपना एफिडेविट गलत दिया। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरीके का आरोप ऑपोजिशन लगा रहा है क्योंकि उनका जो अभी एफिडेविट उन्होंने दिया है अपना जब नॉमिनेशन करने के वक्त, तो उस समय जो उन्होंने अपनी डिग्री की बात की और जो पहले डिग्री की बात की थी उसमें फर्क है। देश में लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव आयोग के पास शिकायत करता है तो चुनाव आयोग उसकी सुनवाई करता है और चुनाव आयोग उसका फैसला देता है। तो फैसला हम क्यों ले, आप और मैं? आप बहुत अच्छे से इसको बगल के रास्ते से निकल रहे हैं इस मसले पर, लेकिन आपको लगता है कि यह चुनाव के माहौल में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि सरकार का एक सीनियर मिनिस्टर जो है उसके ऊपर इस तरीके के सवाल उठे? नहीं, ऐसा कोई भी मुझे लगता नहीं। देखो, कौन जो भी पढ़ाई की है वो बताया है और उसके लिए कोई भी किसी को काबिलियत पर लोग विश्वास रखते हैं और इसलिए कोई कम पढ़ा कोई ज़्यादा पढ़ा इसका मुद्दा नहीं होता है। और टेक्निकल कोई बात है तो वो टेक्निकल बात सुलझाने के लिए चुनाव आयोग है। ये 4 साल पहले ही उसके खिलाफ गए थे, 4 नहीं पहले भी गए थे, वो कुछ नहीं हुआ ना। चुनाव आयोग ने कोई सूद भी नहीं ली, सूद लेने जैसा भी नहीं था। अच्छा, ये बताइए प्रकाश जी, आप बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने सेना का इतना ज़्यादा बेजा इस्तेमाल किया है इस इलेक्शन में, इस चुनाव में। आप अब कल ही जो है राष्ट्रपति के पास 125 सेना के सीनियर ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी कि हमारा इस्तेमाल, सेना का बेजा इस्तेमाल हो रहा है इस इलेक्शन के प्रोसेस में, बीजेपी इस तरीके का बेजा इस्तेमाल कर रही है। स्पष्ट किया है कि हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है। दूसरी बात, उसी में से जो प्रमुख नाम थे, जो सेना के प्रमुख अधिकारी रहे, अनेक लोगों ने कहा कि हमारी मान्यता नहीं है, हमारे नाम ऐसे ही घुसेड़े हैं, तो वो भी उन्होंने साफ किया है। ऐसे लिए जो राजनीति के एक तहत अब कांग्रेस आमने सामने बीजेपी का तो कर नहीं सकती और इसलिए वो रोज कभी कलाकारों का, कभी सेनाधिकारियों का, कभी इसका कभी उसका, अलग अलग पत्रक चिट्ठियां भेजती रहती है। एक दिन की न्यूज बनती है, उसका ना कोई अर्थ है ना कोई प्रभाव है। अच्छा, आपने अभिव्यक्ति की बात की, आपकी एक सीनियर मिनिस्टर है मेनका गांधी, उन्होंने अभी कल ही अभिव्यक्ति ये दी है कि मुसलमानों को उन्होंने अच्छे से धमकाया है कि अगर आप मेरे पास आओगे काम लेके तो मैं देख लूंगी। ये क्या है? ये भी एक अभिव्यक्ति ही है। मैं बताता हूं, ऐसा है, आज अभी आपके टीवी पर आने के पहले मैं अभी टीवी देख रहा था आपका ही, तब उसमें मेनका गांधी का जो स्पष्टीकरण है कि ये ट्विस्ट करा गया, मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी वगैरह, सब स्पष्टीकरण आपका टीवी दिखा रहा है। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान की बात करते हैं, कह रहे हैं कि इस बार वसुंधरा राजे जो है वो बहुत कटी हैं, बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही हैं इलेक्शन में, उनकी कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, वो आला कमान से, बीजेपी के आला कमान से थोड़ी नाराज हैं। बिल्कुल गलत है। कल भी वो हर रोज प्रवास में जा रही है, उनकी सभाएं बहुत अच्छी हो रही है। अभी 5 दिन वो सभी के नामांकन में गई, आने वाले 4 दिन में भी नामांकन में जाने वाली है।
उसके बाद उनकी अनेक सभाएं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाई है और उससे भी ज़्यादा हर निर्णय में, अभी आपके ये इंटरव्यू खत्म होते ही हम उनके घर में एक बैठक के लिए बैठ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पार्टी अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पूरे देश में एनआरसी लगेगा। क्या ये सही है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो पूरे देश में एनआरसी लग जाएगा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये लगभग सभी देशों में होता है। कहीं भी इमिग्रेंट को अलाउ नहीं करते हैं, उनको लोग डिपोर्ट करते हैं। ये पूरे दुनिया का रिवाज है, इसमें हमने कोई नई बात नहीं कही है, सारे दुनिया का रिवाज है, वही हम बात कर रहे हैं। तो इसे पूरा कंफर्म माने कि बीजेपी सत्ता में वापस आई तो एनआरसी लग जाएगा? ऐसा है, पश्चिम बंगाल में लगाने की बात कही है और अभी आसाम के बारे में जो कुछ गलतफहमी तैयार करने की बात कुछ लोगों ने की, उनकी गलतफहमियां दूर हुई। इसलिए आपने देखा कि हम कहीं एक जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग चाहते हैं कि यहाँ इमिग्रेंट्स न आए, तो वहाँ नहीं है। तो वो जो आसाम गण परिषद से लेकर जो हमसे एक महीने भर के लिए एक गलतफहमी के शिकार हुए, वो सब वापस आए, बीजेपी के साथ खड़े रहे। अच्छा, ये बताइए, जो जैसा कि 98 से राजस्थान में देखा गया है कि वहाँ पर जिसकी जितना परसेंटेज वोट होता है उसको उतना एमपी की सीट मिलती है। तो अगर आज के हिसाब से गणित लगाया जाए तो कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही है, आपका टारगेट 25 है, तो 25 तो आपका टारगेट नहीं होता है, ये क्लियर है। ये सच नहीं है मैडम, मैं बताता हूँ। 1999 में अटल जी एक वोट से हारे थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र में हम सत्ता में थे, हमें दिख रहा था कि शायद विधानसभा में हम सत्ता में नहीं आएंगे। वो चुनाव मार्च 2000 में था, इसलिए हमने 6 महीने प्रीपोन किया। एक ही दिन चुनाव हुआ लोकसभा विधानसभा का, और एक ही दिन में लोकसभा में हमें 40% वोट मिले और विधानसभा में हमें 30% वोट मिले। यानी 25% वोटर जिन्होंने बीजेपी को लोकसभा में वोट दिया, बीजेपी सेना को, उन्होंने विधानसभा में नहीं दिया। इतना बदलाव एक ही दिन में चुनाव होता है तब भी होता है। लोग इतना बारीकी से विचार करके वोटिंग करते हैं। मुझे जनता के सूझबूझ पर बहुत विश्वास है। प्रकाश जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में प्रकाश जावड़ेकर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब के लिए नमस्कार।